नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका कुछ ऑनलाइन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों हम आज बात करेंगे पॉलिटी के महत्वपूर्ण जो 75% रहेंगे उसके संदर्भ में। और जितने साथी जुड़े फटाफट अपने जो रीट का आज जो मेंस का कोर्स है वो आज शाम 8 बजे लॉन्च कर रहे हैं। तो जितने साथी जुड़े हुए हैं फटाफट ऐप डाउनलोड करें और कर रखी है तो आज का कोर्स रीट मेंस 2024 जो मेंस 2025 के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं उस पर आपको आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत रहेगा। आज के क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन लेकर आए, देखते हैं इसमें। नीचे दो कथन दिए गए, उन कथनों में से आपको सत्य कथन चुनना है, ध्यान रखना। भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व है। देखो समझना है क्वेश्चनों को, उसके बाद में इनके आंसर देना है। बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, आपके समक्ष ध्यान देना। 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिपात से भरा हुआ था। यानी 1947 में भारत आजाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा दोनों देशों के मध्य सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। विस्थापित का मतलब होता है भारत से कई लोग पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से कई लोग भारत आए थे, यही विस्थापित है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखो, 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था। कदाचित किसी भी अन्य देश का इतनी मुश्किल परिस्थितियों से सामना नहीं हुआ होगा जैसा भारत का हुआ था। अब एक सवाल यहां से बनता है, क्या भारत का जन्म 1947 में हुआ था या भारत पहले से था? तो बिल्कुल, भारत तो सदियों से चला एक संचालित देश है, काफी लंबे समय से। 1947 में जन्म पाकिस्तान का हुआ था और 1971 में जन्म बांग्लादेश का हुआ था। तो कथन दो क्या हो जाएगा? सही। बाकी सारी जटिल परिस्थितियों में भारत एक मान लो कि एक अलग देश बना था, भारत का विभाजन कठिन परिस्थितियों में हुआ था। तो इस कथनों में से नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें देखो कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य को असम में से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया? यानी असम से अलग होकर एक नया राज्य बना था, और वो राज्य कौन सा बना था? मेघालय बना था, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन आयोग कब आया था? वैसे तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, वैसे पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में मुंबई आया था और इसका हमने विरोध किया था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे यहां से, मुंबई से। नेक्स्ट देखो, पुंछी आयोग 2010 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पुंछी आयोग की बात करें तो पुंछी आयोग बना था 2007 में। 2010 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। किसकी अध्यक्षता में बनाया था? तो मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित आयोग था। ये किससे संदर्भित है? तो सीधी सी बात है, केंद्र और राज्यों के संबंधों पर चर्चा करने के लिए यह आयोग गठित हुआ था, मदन मोहन पुंछी आयोग, ठीक है। इन्होंने राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग से प्रक्रिया नहीं, हटाने के लिए महाभियोग से हटाओ, यह सुझाव इन्होंने दिया था। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? महिला एकमात्र उप मुख्यमंत्री बनी है, और वो कौन थी? कमला बेनीवाल 2003 में बनी थी। जबकि उप मुख्यमंत्री एकमात्र क्या, वर्तमान में मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, जो दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री है, दिया कुमारी। राजस्थान के 7 उप मुख्यमंत्री बन चुके, उसमें से 2 महिलाएं बन चुके। पहले उप मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, 1952 में बने थे। उप मुख्यमंत्री संवैधानिक दृष्टि से असंवैधानिक पद है, ये सारी चीजें नोट कर लेना। ये दूसरी दिया कुमारी है। वसुंधरा राजे प्रथम सीएम बनी थी, ध्यान रखना। और प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम गवर्नर यानी राज्यपाल बनी थी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल सदस्य मनोनीत किए जाते हैं 12। 12 कौन से होते हैं? तो 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो विशेष योग्यता रखता हो। किसमें? साहित्य में, विज्ञान में, कला में, साहित्य, विज्ञान, कला
और समाज सेवा से कोई विशेष योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति होता है तो ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है। इस तथ्य को क्या कहा जाता है? एक सदस्य को तो कहते हैं कि बैठ, देखो भाई साहब आपका समय पूरा हो गया, आप बैठ जाइए, और फिर दूसरे सदस्य को कहते हैं कि आपका समय प्रारंभ होता है, आप अपने वक्तव्य को दीजिए। इसको क्या कहा जाता है? इसको संसदीय भाषा में कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर, यानी अगले फ्लोर पे चल रहे हैं हम। निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना इसमें से, यानी संसद के प्राधिकार के बिना भी इसे खर्च कर सकती है? सभी किस निधि से, यानी खर्च कौन सी निधि से किया जाता है? तो लोक लेखा समिति, निजी लेखा समिति, आकस्मिक समिति, ये होती है संचित या समेकित निधि। इसको संचित निधि भी बोलते हैं, ध्यान रखना। संचित निधि से सभी व्यय किए जाते हैं। आकस्मिक निधि वैसे राष्ट्रपति के अधिकार में होती है, प्रेसिडेंट के अधिकार में होती है और वित्त सचिव निगरानी करता है इसका। यह आकस्मिक या आपातकालीन स्थिति में काम में ली जाती है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी प्रमाणीकरण नियम 2024 लागू किया? यह करंट का भी क्वेश्चन है, राजनीति का भी क्वेश्चन है और संचार विभाग का भी प्रश्न है। तो कौन से मंत्रालय करता है ये जारी? तो याद रखना, चलचित्र यानी वीडियो की बात आ रही है, और वीडियो की बात करें तो किससे संबंधित आती है? वीडियो के माध्यम से आपको सूचना मिलती है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। अप्रैल 10वां नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? 2024 का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का। देखो इसमें सिएरा लियोन एक देश है और इसमें आपातकाल की घोषणा हुई थी। कारण क्या था? तो जोम्बी नामक मादक पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, इसका मानो शराब की तरह होता है ये मादक द्रव्य पदार्थ, इसका सेवन इतना ज्यादा होने लग गया था वहां पे कि वहां पीढ़ियां बिगड़ने लग गई, इसलिए आपातकाल की घोषणा लगानी पड़ी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं है? एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वैसे राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति गठित होती है, जिसके केंद्र में तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और राज्य में मुख्यमंत्री होता है। अब इसमें सवाल यह पूछा है कि समिति में कौन नहीं होते? तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इसमें, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो भी होता है, प्रधानमंत्री इसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री इसमें अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना। ये इस समिति के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसमें नहीं होते। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। इसकी जगह कौन होता है? भारत का गृह मंत्री होता है। सेम इसी प्रकार से मान लो कि राज्य मानवाधिकार आयोग में होता है तो सेम कंडीशन होती है। विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा विपक्ष का नेता, राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य का गृह मंत्री, ये शामिल होते हैं इसमें। भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? यानी संगठन है जो रोजगार के संदर्भ में आंकड़े इकट्ठे करता है, और ये काम कौन सा करता है? NSS, जो सांख्यिकी से संबंधित है, ध्यान रखना। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ये देता है अपने राज्य सरकार को। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। परिसीमन आयोग है, अब तक 4 बार गठित हो चुके हैं। एक तो 1952 में, एक 1962 में, एक 1972 में। 1971 दिया है इसमें, 1972 में गठित हुआ था, और एक 2002 में। सीमा निर्धारण करने एवं क्षेत्रीय विधानसभा की परिसीमा निर्धारित करने तक लिए तय किया गया। इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कथन सही है और ये क्या हो गया? गलत है। तो सीधी सी बात है कि पहला गलत किस में? एक सत्य, 2 गलत है, एक कथन 1 और दोनों सत्य है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सत्य है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विदेश नीति के उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता नीति के माध्यम से हासिल करना चाहते थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विदेश नीति के उद्देश्यों से गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से, यानी गुटनिरपेक्षता जो नीति थी, किसी गुट में शामिल नहीं होना, प्रथम विदेश मंत्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इसके माध्यम से शामिल करना चाहते थे। गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में अन्य विकासशील देशों को सहमत कराने के लिए भारत ने कभी भी प्रयास नहीं किया। बिल्कुल किया था, ध्यान रखना, भारत ने प्रयास। तो पहला कथन तो हो गया सही, और दूसरा कौन सा हो गया? गलत। कथन एक गलत है, सही एक, तो कथन दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही लेकिन दो गलत है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल घोषित किया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 में संवैधानिक विफल होने पर आपातकाल की घोषणा की जाती है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल दिया हुआ है, और 350 भाषा संबंधी प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद और नीति आयोग के शासकीय परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल दोनों का सदस्य होता है? तो एक तो नीति आयोग है, एक अंतरराज्यीय परिषद, इसमें जो राज्यों के मुख्यमंत्री वो सदस्य होते हैं, और प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यानी मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री होते हैं अनुच्छेद 75 के अनुसार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ध्यान रखना। भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? राजभाषा शब्द का प्रयोग किया गया विशिष्ट राज्य के प्रयुक्त भाषा के रूप में, जन भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, सरकारी कामकाज। देखो, राजभाषा वो होती है जो राज्य के कार्य में काम में ली जाती है, जबकि राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे राष्ट्र द्वारा बोली और काम में ली जाती है। न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में निश्चयात्मक भूमिका और विधायी एवं कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के द्वारा समाज में न्याय के संवर्धन को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। यानी अधिकारों के संरक्षण के निश्चयात्मक भूमिका और विधायी एवं कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के द्वारा समाज में न्याय के संवर्धन को क्या कहा जाता है? तो न्याय के संवर्धन को कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता। भारत में वित्तीय प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण कोष ARF की स्थापना की सिफारिश की थी? तो इसकी सिफारिश की थी एम नरसिम्हा राव उस समय की थी जब मनमोहन सिंह क्या थे? भारत के वित्त मंत्री थे 1991 से 96 तक। दो कथन दिए गए नीचे। पहला कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मार्च 1927 में हिंदू जाति प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देने हेतु महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में सरकार के समक्ष दलितों की कठिनाइयों और शिकायतों को उजागर करने हेतु बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। दोनों कथन सही है, तो दोनों कथन बी में सही है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? तो मैं यहां से डेट लिखूं 13 दिसंबर 1946 को, और पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक कौन थे? NAM बोलते हैं, नॉन अलायंस मूवमेंट बोलते हैं इसको, किसी की गुट का समर्थन नहीं करना। तो भारत के प्रधानमंत्री इसके संस्थापक सदस्यों में थे। वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? गंगाराम, जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में अध्यक्ष है। रामचंद्र सिंह झाला सदस्य है, ध्यान रखना। और एक सदस्य अशोक गुप्ता, A.K. गुप्ता, ठीक है, 2 सदस्य है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? पंचायती राज को मिला था 73वें संविधान संशोधन के तहत। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949 में हुई थी, 29 अगस्त 1949। 73वें संविधान संशोधन 1992 से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें के तहत जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची, और 74वें के तहत जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची,
और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 के तहत और 7वीं और 6ठी मूल संविधान में थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? और यह अधिनियम आया था 1956 में और इसी के आधार पर राजस्थान 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। याद रखना, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 5 संभाग और 25 जिले बनाए गए थे। शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 33%। कौन से संशोधन के तहत? तो 74वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। 1960 में सृजित राज्य, जो राज्य 1960 में बने थे, तो 1960 में बने थे महाराष्ट्र और गुजरात। किससे बने थे? बंबई से बने थे। ध्यान रखना, बंबई से विभाजन हुआ, एक तो मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र बन गया और गुजराती बोलने वालों का गुजरात बन गया। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के अध्यक्ष हमें से याद रखना होते हैं प्रधानमंत्री। अब तक प्रथम क्या, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 को गठन हुआ था, उसके बाद में इसके अध्यक्ष है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो अमिताभ कांत थे। ध्यान रखना, तीनों पॉइंट याद रख लेना। मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? देखो, नरेगा अधिनियम आता है 2005 में, इसको लागू किया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2006 में। कब? 2 फरवरी 2006 को। महिलाओं का आरक्षण कितना है? 33%। निम्नलिखित में से किसी राजस्थान राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा उपयुक्त विकल्प है? राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति बिल्कुल करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति बिल्कुल नहीं करते, राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयुक्त की करते हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष भी करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? तो इस रिपोर्ट की बात आती है तो अनुच्छेद 323 के राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग किसको देता है? राज्यपाल को। अगर यही पूछ लेते संघ लोक सेवा आयोग किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति ऑप्शन उत्तर हो जाता। सही है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। राजस्थान प्रशासनिक बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की बात आती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सचिवालय होता है। ध्यान रखना, संवैधानिक ये है, वास्तविक शक्ति इनके पास में होते हैं, इनका पूरा काम सचिवालय करता है। राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? यानी वर्तमान में कौन है मुख्य सचिव? है वर्तमान में सुधांशु पंत। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को शामिल किया गया? यानी नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? तो नैतिकता की बातें हमने लिए आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट देखो, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये ध्यान रखना, कांता भटनागर राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। और वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी हमने पढ़ाई था। ये एस आगिर अहमद एन के जैन, ये भी अध्यक्ष। प्रकाश टाटिया वगैरह ये रह चुके, क्या अध्यक्ष रह चुके। राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है? यानी कम से कम ग्राम सभा की कितनी बैठकें होती है? 2 बैठक होनी चाहिए। राजस्थान में कितनी होती है? 4 बैठक। कब होती है? एक तो होती है 26 जनवरी को, एक होती है आप 15 अगस्त को जब लड्डू मिलते हैं, दोनों ही बैठकें उस दिन होती है। एक होती है 1 मई, इस दिन मजदूर दिवस आता है। और एक होती है 2 अक्टूबर, इस दिन गांधी जयंती होती है। और होनी कितनी चाहिए? कम से कम 2 होनी चाहिए, हम 4 रखते हैं। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया गया? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना रही थी, याद रखना, 2012 से लेकर 2017 तक। और फिर नरेंद्र मोदी जी सरकार आई, यानी भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार ने 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पे कौन सा ले आए?
योजना आयोग का ही काम है, वो किसको दे दिया, नीति आयोग को। तो 12वीं पंचवर्षीय यानी योजना आयोग योजनाएं चलाता है पंचवर्षीय, अब नीतियां बनाने का काम होता है। और सबसे ज्यादा पैसा इसमें आया था पावर में, अगर ये कहूं ना ऊर्जा, ठीक है। और दूसरे स्थान पे इसमें रहा था सामाजिक और सामुदायिक, ठीक है। ये मुख्य रूप से सेकंड, यानी लगभग ऊर्जा पर 36% था, सामाजिक पर 35% का इसका कार्य था। भारत में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक साथ जांच कराने की जो समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद। वही मैं अगर बात करूं तो यह है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के मुद्दे की बात है। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो के राधाकृष्णन को बनाया गया था 13 अप्रैल 1949। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। जब मनाया गया था तो जब कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी 16 मई 1946 को। उसके बाद में जो चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त में, उसमें परिणाम है वो मुस्लिम लीग के पक्ष में नहीं, यानी इसमें कांग्रेस 296 सीटों में से 208 सीटें जीत रही थी और मुस्लिम लीग 73 सीटें जीत रही थी। इसलिए इनमें जो मुख्य रूप से मैं बात करूं तो एक विरोध की भावना प्रदर्शित हुई, इसलिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मैटर्स वाई भारत मैटर से किताब है, ये बुक है, ये किसने लिखी थी? तो वर्तमान में भारत के जो विदेश मंत्री है ना एस जयशंकर, उनके द्वारा लिखी गई किताब है, पूछी जाएगी बहुत एग्जामों में, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? मुख्यमंत्री कर्तव्य अनुच्छेद 167 में। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति है, उसकी सिफारिशों के बारे में असत्य कथन चुनना है। इन्होंने एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण की उनकी जनसंख्या के आधार पर बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने पंचायती राज के मामलों में राजनीतिक दलों के प्रत्यक्ष स्तर भागीदारी की बात कही थी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत के स्थान पे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। यदि पंचायती राज अधिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव करवाए जाए, ये ऑप्शन क्या रहेगा? असत्य है। इसमें स्थगन प्रस्ताव पर जब बहस हो रही हो तो सदन को स्थगित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? स्थगन प्रस्ताव यानी सदन की जो बैठक होती है, सदन की उस बैठक को स्थगित करने की किसके पास में अधिकार होता है? तो जो सदन का अध्यक्ष होता है वही क्या कर सकता है? स्थगित है। जबकि सत्र स्थगित कर सकता है राष्ट्रपति। राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? धन विधेयक है, विधान परिषद अधिकतम 14 दिन रोक सकती है, ध्यान रखना। यदि राजस्थान में विधानसभा के उच्च सदन का गठन हो जाता है तो राज्यपाल उसमें कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कुल सदस्यों का 1/6 भाग सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य प्रत्याशी की आयु कम से कम, यानी विधान परिषद के सदस्य की प्रत्याशी की आयु कितनी होती है? कम से कम है, तो कम से कम 30 वर्ष होने चाहिए। देखो विधान परिषद है उसके लिए भी यही आयु है, अगर राज्यसभा का सदस्य है उनके लिए भी यही आयु है। और ये जो 25 वर्ष है ना, ये एक तो विधानसभा के सदस्यों की आयु है और एक लोकसभा के सदस्यों की आयु हो सकती है न्यूनतम। 35 वर्ष आयु है, ये राज्यपाल के लिए हो सकती है, उपराष्ट्रपति के लिए हो सकती है और राष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। 21 वर्ष है जो स्थानीय स्वशासन के जितने भी है ना, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उनके लिए 21 वर्ष होती है। 16वीं राजस्थान विधानसभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी क्या है? 16वीं तो चल रही है वर्तमान में, तो कितनी है वर्तमान में? 20 महिलाएं हैं, 9 भाजपा से, 9 कांग्रेस से और 2 निर्दलीय। राजस्थान विधानसभा महिलाओं के लिए आरक्षण है, राजस्थान विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण है, कोई आरक्षण नहीं है महिलाओं को विधानसभा में।
लेकिन 106वां संविधान संशोधन हाल ही में वह 2023 में पारित, नई संसद के बाद में पहला संविधान संशोधन। इसमें देखो एक तो लोकसभा में और एक विधानसभा में, इसमें महिलाओं को आरक्षण 33% देने के लिए नारी अभिनंदन यानी महिला आरक्षण विधेयक लेकर आए थे और संविधान में संशोधन हो चुका है। वर्तमान राजस्थान विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, यानी वर्तमान विधानसभा में एक तो एससी है और एक एसटी है। तो इसमें जनजाति के लिए पूछा है तो एससी के लिए 34 सीटें आरक्षित है और एसटी के लिए कितनी है, 25 सीटें आरक्षित है। तो एसटी के लिए पूछा है इसमें तो 25 सीटें आरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संसद व विधानसभा में जनजाति के लोगों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित है। संसद और विधानसभा में, देखो संसद में नहीं है, सिर्फ लोकसभा में है, ध्यान रखना। जनजाति के लोगों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित है, तो यह कथन हो गया गलत है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ये कथन सही है। और देखो ये अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी है 3 और एससी है कितनी, 4। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो सी भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखो संसद और जनजाति के लोगों के लिए, अब देखो इसमें ये कथन इसलिए गलत है कि राज्यसभा शब्द में राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, तो ये गलत है। और दूसरी बात है कि लोकसभा में 25 सीटें 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, बिल्कुल 25 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है और अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 4 है। 3 कौन सी? डूंगरपुर बांसवाड़ा है एक तो, और एक दौसा है और एक उदयपुर है, ये कथन भी सही है। राजस्थान में 200 सीटों में से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी आरक्षित है? देखो 200 में से राजस्थान में एससी के लिए 34 है और एसटी के लिए कितनी है, 25 है, तो त्रुटिकल है कथन में। ये बी भी सही है इसमें और सी भी सही है, सत्य ही पूछा है इसमें। राज्य विधानसभा में कार्यवाही चलाने हेतु कम से कम सदस्य उपस्थित होने चाहिए। विधानसभा की गणपूर्ति होनी चाहिए 1/10 या 10 सदस्य जो हो। तो राजस्थान की 200 की 10% कितनी हो गई, 20 सदस्य हो गए। राज्य विधानसभा में एक वर्ष से कम कितने सत्र होने चाहिए? एक वर्ष में कम से कम विधानसभा के सत्र होते हैं 2, कम से कम होने चाहिए पूछा है, तो 2 होने चाहिए, होते कितने हैं, 3 है। कौन से? एक तो सत्र होता है जिसको हम बोलते हैं बजट कालीन, एक सत्र होता है जिसको बोलते हैं शीतकालीन, और एक सत्र होता है जो मानसून में होता है, मानसून कालीन। 3 सत्र होते हैं विधानसभा के। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय होना चाहिए, 2 सत्रों के मध्य कम से कम 6 माह का अंतराल होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, कर लो विचार। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय, 25वां कौन सा? अमरावती उच्च न्यायालय। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के नाम से चंडीगढ़ में स्थापित है। राष्ट्रीय राजधानी, कथन सही है, कथन सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, दिल्ली का खुद का उच्च न्यायालय, बिल्कुल दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों है। तो कथन 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। भारत में किसी राज्य की विधि की संवैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है, विधि की संवैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, दोनों में दे सकते हैं। ध्यान रखना, कोई विधि निर्मित होती है उसकी संवैधानिकता यानी संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले दोनों में सुने जा सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1949 में, रिपीट हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा, जिसको के वर्मा बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ जयपुर में विधिवत रूप से स्थापित हुई थी, तो 31 जनवरी 1977 को स्थापित हो गई थी, यानी स्थापना दिसंबर 1976 में हुई थी। विधिवत रूप से कार्य करना कब से प्रारंभ कर दिया? 31 जनवरी से। सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी? राजस्थान राज्य की
राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था पूछा है तो उच्च न्यायालय है। राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? तो जोधपुर है। खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती राजस्थान उच्च न्यायालय के किस क्रम के? अब देखो थोड़ा समय यहाँ अपडेट कर दूं आपके लिए। अपडेट ये करना है कि न्यायमूर्ति इंद्रजीत की जगह आपको करना है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। वर्तमान की बात है, ये थोड़ा पुराना अपडेट आ गया, हूबहू लिख दिया गया। देख लो। एम श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश है? और श्रीवास्तव जी कौन से क्रम के हैं? तो ये है 42वें मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान उच्च न्यायालय के मनिंदर मोहन श्रीवास्तव 42वें मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ की संख्या है? तो खंडपीठ एक ही है, जो कहां पर स्थित है? जयपुर में। खंडपीठ एक ही है और कहां स्थापित है? जयपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी जयपुर में। फिर जयपुर से 1958 में कहां स्थानांतरित कर दिया? जोधपुर। निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई थी? जयपुर में स्थायी पीठ है, पीठ का मतलब होता है बेंच, और कब है? 31 जनवरी 1977 को। 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जयपुर में हुई थी। 1958 में जयपुर से सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर कहां स्थानांतरित कर दिया? जोधपुर। एक असत्य है, उसका पता लगाए कौन सा कथन असत्य है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना अभी हाल ही में पड़ा 1949 में हुई, तो यही असत्य हो गया। क्षेत्राधिकार जयपुर और जोधपुर है, पीठ जोधपुर में, मुख्य पीठ जोधपुर में, खंडपीठ जयपुर में, एक उच्च न्यायालय न्यायासन जयपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में कौन सा कथन, यानी जो योग्यताएं होती है, अहर्ता का मतलब होता है क्वालिफिकेशन के संबंध में असत्य कथन कौन, असत्य कौन सा है? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का तक कोई न्यायिक पद धारण कर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 10 वर्ष ही होता है। कम से कम 10 वर्षों तक या इससे एक या एक से अधिक न्यायालयों में निरंतर वकालत कर चुका हो, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है या होती है? कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है यानी जो न्यायाधीश होता है वो किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। देखो, जो न्यायाधीश होता है और राज्य बात करें, जो हाईकोर्ट के संदर्भ की बात है इसमें, है ना, एक तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, उसे शपथ है राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, ये भी बात ठीक है। अनुच्छेद में बता दूं, नियुक्ति का अनुच्छेद है 217, शपथ का उल्लेख है 219, दोनों अनुच्छेद याद रखना आपको। पहले भाग में नियुक्ति है, शपथ है 219 में। वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है। अच्छा, ये कथन गलत है। वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? वो अपना त्यागपत्र देता है भारत के राष्ट्रपति को, देश का पति नहीं, राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति को देता है। कथन 1 और 2 सही है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। राज्य में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्य गण होते हैं? देखो, मानवाधिकार आयोग की स्थापना तो हुई थी, वैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1999 में, स्थापना होती है मार्च 2000 में। जब स्थापना हुई थी उस समय इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है इसमें। तो इसमें ये तो पूछा है कि अध्यक्ष के अलावा सदस्य कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। अच्छा, मैं पूछूं कि है कौन? अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। सदस्य कौन है? रामचंद्र सिंह झाला। और कौन है? अशोक गुप्ता। बस 3 ही है। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की सूचना कब जारी की? मानवाधिकार आयोग के गठन की सूचना कब जारी की? तो सूचना जारी की थी 18 जनवरी 1999। इससे पहले मैं एक आपको जानकारी दे दूं,
और जानकारी ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो रीट मेंस 2025, टारगेट बैच है और इसका लाइव बैच रहेगा आज शाम 8 बजे से हो रहा है लॉन्च। तो आप जितने साथी हो बिल्कुल इस 8 PM के बाद में जो लॉन्च हो रहा है इसके ऑफर रहेगा शानदार, उसको आप जल्दी से ज्वाइन कर ले और शुरू के 3 दिन के लिए जो ऑफर है उसका फायदा उठाए। शानदार फैकल्टी, जबरदस्त परफॉर्मेंस और जबरदस्त फैकल्टी के साथ में हम आपके सपनों को साकार करने के लिए सारे टीम के साथी कुचामन ऑनलाइन क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ में जुड़ेंगे। तो आइए हमारे साथ और जुड़िए और बेहतरीन तैयारी के साथ में हमारे जो क्लास हैं उनका आप आनंद लीजिए। ये अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 74 क्वेश्चन जो आज ही क्लास में थे पॉलिटी से संबंधित। तो जितने साथी जुड़े उनका बहुत बहुत आभार, और इसी प्रकार से आप चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्लास कैसी रही है कमेंट जरूर कर दीजिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।